प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट सेकंड मैनेजमेंट, इसमें आज अपन बात करेंगे प्लानिंग यानी नियोजन के संबंध में। देखिए, नियोजन के संबंध में पहले भी अपन ने अध्ययन किया था, उसी की कंटिन्यूएशन में आगे अपन नियोजन की बात करेंगे। नियोजन को हम मैनेजमेंट का प्रथम कार्य मानते हैं। मैनेजमेंट के सर्टेन फंक्शंस हैं, निश्चित कार्य हैं, उनकी शुरुआत जो है वो नियोजन से ही होती है। तो नियोजन के अर्थ में अपन ने देखा था कि भविष्य में हमको क्या करना है उसके संबंध में वर्तमान में ही योजना बनाना, वर्तमान में ही उनका निर्धारण करना नियोजन कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। और प्लानिंग से ही आगे के सभी कार्यों का एक तरह से दिशा निर्देश प्राप्त होता है। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत अधिक होती है। फिर इसकी विशेषताएं, इसके महत्व, इसके बारे में अपन ने चर्चा करी थी। आज अपन प्लानिंग के प्रोसेस के बारे में पहले बात करेंगे। नियोजन की प्रक्रिया यानी नियोजन किस तरीके से किया जाता है वो ही इसकी प्रक्रिया कहलाती है। तो देखिए, जहाँ तक इसकी प्रक्रिया की बात है तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि वातावरण यानी जो एनवायरनमेंट है उसका विश्लेषण करना होता है। वातावरण का विश्लेषण कीजिए, वातावरण का आप मूल्यांकन कीजिए। वातावरण जो है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक तो इंटरनल यानी आपकी संस्था के भीतर का वातावरण, और एक बाहरी वातावरण जिसमें आप काम करते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट से मतलब आप अपनी संस्था को समझिए, संस्था की परिस्थितियों को जानिए और फिर आप ये तय कीजिए कि हमको किस वातावरण के अंतर्गत कोई प्लानिंग करनी है, नियोजन करना है। इसी तरह से बाहरी वातावरण से मतलब ये है कि जिस परिस्थिति में आप काम कर रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं, वहाँ क्या स्थिति है। ये आर्थिक रूप से भी आपको देखना है, सामाजिक रूप से भी देखना है, राजनीतिक रूप से भी देखना है। इन सब चीज़ों का आपको अध्ययन, मूल्यांकन करना होता है। क्योंकि देखिए, आपकी प्लानिंग जो है वो ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, सारा वातावरण, सारी स्थितियां, परिस्थितियां आपके नियंत्रण में है, कब्जे में है, ऐसा नहीं होता है। तो आपको एक एडजस्टमेंट कर चलना होता है। तो एडजस्टमेंट जब ही संभव है कि जब आप अपने आंतरिक, या आंतरिक से मतलब है एक तरह से अपने घर की और बाहर की स्थितियों को समझें, जानें, उसी के अनुरूप आपको अपनी प्लानिंग करनी है, अपनी योजनाएं बनानी है। फिर दूसरा इसमें आता है संस्था का आंतरिक मूल्यांकन करना, इंटरनल इवैल्यूएशन। देखिए, इंटरनल इवैल्यूएशन में हम मुख्य रूप से जो है वो 3-4 चीज़ों का अध्ययन करते हैं। एक अंग्रेजी में अपन टर्म काम में लेते हैं स्वॉट एनालिसिस, SWOT। SWOT का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। SWOT, S फॉर स्ट्रेंथ यानी आपकी संस्था की क्या क्या प्लस पॉइंट हैं, पॉजिटिव पॉइंट हैं जो आपकी संस्था को एक मजबूती प्रदान करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट तैयार करते हैं जिसका कोई कंपटीटर नहीं है, या आपके प्रोडक्ट में कोई ऐसी खासियत है, विशेषता है जो प्रतिस्पर्धी संस्थाओं की में नहीं है, या आपकी संस्था की लोकेशन ऐसी है जो प्रतिस्पर्धी संस्थाओं से आपको एक बेटर पोजीशन प्रदान करती है। यानी संस्था की क्या क्या स्ट्रेंथ है, मजबूत पक्ष है, उसको जानना, समझना। इसके विपरीत होता है संस्था की कमजोरियां, वीकनेस। वीकनेस में क्या हो सकता है कि साहब संस्था की आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, या हमारी जो मशीनरी है वो पुरानी है, दूसरी जो कॉम्पिटिटिव संस्थाएं हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने लगी हैं लेकिन हमने अभी उनका प्रयोग आरंभ नहीं किया है, या प्रतिस्पर्धियों के साथ आपसे बेहतर जो है वो कार्मिक उपलब्ध हैं। यानी आपकी क्या तो स्ट्रेंथ है
और क्या आपकी वीकनेस है, इनको आपको सही प्रकार से इनका मूल्यांकन करना होता है। फिर अपॉर्चुनिटीज, अवसर, यानी फ्यूचर में आपको क्या क्या अवसर दिख रहे हैं, जहां संस्था जो है वो अपने आप को लाभ कमाने की स्थिति में पहुंचा सकती है, यानी किन किन अवसरों का आप लाभ उठा सकते हैं। और इसी तरह से होता है कि चुनौतियां, थ्रेट। थ्रेट से मतलब ये है कि भविष्य में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, भविष्य के लिए आपकी क्या चुनौतियां हैं, उनके लिए आप किस रूप में अपने आप को तैयार देखते हैं, ये सब चुनौतियां यानी थ्रेट के अंतर्गत आता है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस यानी एस और डब्ल्यू ये संस्था का आंतरिक मसला है, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये जो है ये संस्था से बाहर आपको वातावरण में मिलती है। यानी जहां आपको कंपटीशन है का सामना करना है, वहां आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहां आपके लिए थ्रेट हैं, तो आप इनका मूल्यांकन कीजिए। फिर अगली बात कि जब आप पूरे वातावरण को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, संस्था की शक्तियां कमजोरियों को आप समझ लेते हैं, तो उसके बाद आप अपने प्लानिंग के उद्देश्य निर्धारित कीजिए। यानी प्लानिंग के माध्यम से आप वास्तव में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, ये आपकी प्रायोरिटीज तय होनी चाहिए, निर्धारित होनी चाहिए। क्योंकि देखिए फिर आप इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजनाएं बनाएंगे। तो इसलिए आपका उद्देश्यों का निर्धारण या स्पष्ट उद्देश्यों का निर्धारण या उद्देश्यों में प्राथमिकता का निर्धारण जो है वो बहुत स्पष्ट, बहुत साफ साफ होना चाहिए। यानी आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि हमको क्या अचीव करना है, जिसके लिए हम अपनी योजनाओं का निर्माण करने जा रहे हैं। फिर नियोजन की मान्यताओं का निर्धारण। नियोजन की मान्यता, अजम्पशंस। देखिए मान्यताओं से अपना सीधा सा मतलब है कि नियोजन आपका एक सीमा के भीतर भीतर होता है। सीमा के भीतर भीतर से मतलब ये है कि आपको कुछ मान्यताएं लेकर चलनी पड़ती है। से फॉर एग्जाम्पल कि साहब हम कर्मचारी से 6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं ले सकते। दूसरी कि साहब परिस्थितियां इस प्रकार की है कि इन परिस्थितियों में हमको गवर्नमेंट से लोन नहीं मिल सकता है, या परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि हम जो हैं वो विदेशों से रॉ मटेरियल जो है वो परचेज नहीं कर सकते हैं। यानी आपको कुछ मान्यताओं का निर्धारण करना होगा। उन मान्यताओं के भीतर रहते हुए, एक तरह से उन सीमाओं के भीतर रहते हुए ही आपको अपनी नियोजन जो है वो करनी होती है। क्योंकि अभी अपन ने देखा कि सारी चीज़ें आपके कब्जे में नहीं हैं। आप जैसा चाहें वैसी परिस्थितियां हों, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो ये सारी मान्यताएं आपको पहले से निर्धारित करनी होती है। फिर इन सब के आधार पर आपको अल्टरनेटिव्स जो हैं उनकी खोज करनी होती है कि इन सब परिस्थितियों में, इन सब मान्यताओं के आधार पर, इन सब हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेस, इन सब के आधार पर हमारे पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं। अभी आप विकल्पों की खोज करते हैं, विकल्पों का आप अभी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, बल्कि कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं उनकी आपको खोज करनी होती है। जब विकल्पों की आप खोज कर लेते हैं तो उसके पश्चात आप उनका मूल्यांकन करते हैं कि किस विकल्प के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, किस विकल्प को हम अपनाने की स्थिति में हैं, किसको नहीं है। कोई विकल्प आपके प्रतिस्पर्धी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन वो विकल्प आपके लिए भी उतना ही अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो आप अपने हिसाब से हर विकल्प का मूल्यांकन करते हैं और एक तरह से आप एक एक विकल्प को रिजेक्ट करते चले जाते हैं कि इसमें ये कमी है इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, इसमें ये कमी है इसलिए पॉसिबल नहीं। इस तरह से आप कार्यवाही करते हैं और अंत में जो आपका लास्ट विकल्प बच जाता है वो ही आपका विकल्प का चयन होता है। आपने 5 विकल्प ढूंढे, 5 में से 4 आपने किसी न किसी आधार पर रिजेक्ट आप करते चले गए,
कि साहब इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, अंत में जो बचा उसका आपने चयन कर लिया। फिर जब आप लास्ट विकल्प का चयन कर लेते हैं तो उसके लिए आप संसाधनों का आवंटन करते हैं कि जो आपने प्लान किया है उसके लिए आपको कितना पैसा चाहिएगा। और फिर अंत में क्या होता है कि जो भी आपने साधनों का आवंटन किया है, जो भी आपने प्लान किया है, उसको क्रियान्वित करते हैं, उसको लागू करते हैं। और लागू करने में कोई आपको कमी आदि नज़र आती है तो उसका अनुवर्तन, उसको फॉलो करते हैं। यानी माइनर कोई चेंजेस आपको करना हो, सुधार करना हो, तो वो सारी कार्यवाही करते हैं। तो ये जो है ये प्लानिंग का एक तरह से प्रोसेस हुआ। अब यदि अपन इसकी सीमाओं की बात करें कि नियोजन की सीमाएं क्या क्या होती हैं, तो देखिए नियोजन की बहुत सी सीमाएं बताई गई हैं, यानी जहां नियोजन की यूटिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो एक तो अगर मान लीजिए आपने उद्देश्यों का निर्धारण ही स्पष्ट नहीं किया है तो फिर आपका सारा नियोजन जो है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि जब तक आपके उद्देश्य क्लियर नहीं है, उनकी प्रायोरिटीज तय नहीं है, उनका अच्छी तरह से आपको ज्ञान नहीं है, तो आप एक तरह से दिशाहीन नियोजन कर रहे हैं और उसका कोई असर प्रभाव नहीं पड़ता। फिर नियोजन जो है वो आपके इनिशिएटिव लेने की जो भावना है उसको समाप्त करता है। क्यों? क्योंकि आपने जो पहले से निर्धारित कर लिया है आपको उसी के अनुरूप कार्य करना है। तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति की जो पहलपन की भावना है वो समाप्त हो जाती है। वो परिस्थितियों के अनुसार कुछ नया करना चाहता है तो वो नया करने की स्थिति में नहीं होता है। इससे क्या होता है कि संस्था की फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता जो है वो समाप्त हो जाती है। फिर नियोजन करना, नियोजन के लिए आपको संसाधन एकत्रित करना, नियोजन के लिए एक्सपर्ट की नियुक्ति करना, ये सब काम जो है खर्चीला होता है, इसमें पैसा खर्च होता है और पैसे के साथ साथ ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि नियोजन चूँकि एक महत्वपूर्ण कार्य हम मानते हैं तो आपको इसमें पर्याप्त संसाधन भी लगाने होते हैं, इसमें आपको पर्याप्त पैसा भी लगाना होता है। तो ये न केवल खर्चीली विधि है और न केवल टाइम कंज्यूमिंग है, बल्कि चूँकि इसमें टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो इसकी कॉस्ट भी जो है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। तो इन सब वजह से क्या होता है कि कई बार आप जो हैं वो तुरंत परिस्थितियों का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं होते, क्योंकि बिजनेस में आप परिस्थितियों का कितना जल्दी लाभ उठाते हैं वो बहुत मायने रखता है। लेकिन अचानक जो परिस्थिति उत्पन्न होती हैं हम उसका लाभ उठाने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो नियोजन जो है वो इस दृष्टि से इसकी उपयोगिता जो है वो सीमित हो जाती है। फिर देखिए जब आप प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग में जाहिर सी बात है कि आप कुछ नया भविष्य में करेंगे, उसके संबंध में योजनाएं बनाएंगे। तो पुरानी परिस्थितियों में परिवर्तन आता है और कर्मचारी जो है वो स्वाभाविक रूप से परिवर्तन का विरोध करता है, आसानी से वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो अपने आप को पुरानी परिस्थितियों के अनुसार ढाल चुका है। अब नया एडजस्टमेंट करना, नई चीज़ों को सीखना, नए तरीके से ट्रेनिंग लेना, नए तरीके से काम करना, उसको ये सहज नहीं लगता है, इसलिए वो उसका विरोध करता है। तो इसलिए जो भी आपने प्लान किया है एक तरह से उसकी उपयोगिता जो है वो सीमित हो जाती है, कम हो जाती है। फिर नियोजन जो है वो एक नीरसता को बढ़ाता है। नीरसता से मतलब ये है कि कर्मचारी को पता है कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से करना है, कुछ उसमें नयापन नहीं है, कोई उसमें चेंज नहीं है, रोजाना वही रूटीन का काम, वही स्थितियाँ, वही परिस्थितियाँ, वही लोग, कुछ भी नया नहीं उसको लगता है। तो धीरे धीरे वो अपने कार्य से ऊब जाता है, बोर होने लगता है, कार्य में उसका मन नहीं लगता है, क्योंकि कुछ नया उसको नहीं दिख रहा है। तो कर्मचारी जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसके काम में नीरसता आने लगती है और उससे उसकी कार्य कुशलता पर असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। शुरू में तो आपको बहुत जोश रहता है, शुरू में तो काम भी अच्छा लगता है, लेकिन
प्लानिंग जो है वो आपको एक सीमाओं में बांध देता है और उसकी वजह से नीरसता जो है वो बढ़ जाती है। तो ये नियोजन की जो है वो कुछ प्रमुख सीमाएं होती हैं।